तो स्टूडेंट्स ये रहे क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के 45 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बायोलॉजी में 70 दिलवा कर रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप बायोलॉजी का एक मैराथन क्लास लेकर आइए जिसमें आप पूरे बायोलॉजी के उन सभी क्वेश्चंस को बताइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के 45 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, हर साल पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। YouTube पर पहली बार मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और अब की बार हमारा टारगेट है 70 में 70 नंबर पक्का। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, बायोलॉजी का एक मैराथन क्लास में लेकर आया हूं। ये वीडियो अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो जरूर देख लेना क्योंकि इसमें आपको लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय दोनों क्वेश्चंस बताए जाएंगे और पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन। क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन पानी वानी लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना और ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना और एक वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है ना उसको आप भी लोग आगे बढ़ा सकते हैं और आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। एक एक चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा क्वेश्चन। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखो इस वीडियो में बेसिकली जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना वो ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी कुछ होंगे। तो देखो भैया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर हमारा फर्स्ट है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक चैप्टर का मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है, मतलब टैपिटम कहां स्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। ध्यान से समझो, टैपिटम जो है ये पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टैपिटम जो है ये पराग कोश की सबसे इंटरनल परत होती है और यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। मतलब टैपिटम का कार्य क्या है, ये विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। मतलब टैपिटम की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो सघन जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। मतलब टैपिटम का जो मेन कार्य है ना वो पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। भैया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, पढ़ लेना एक एक क्वेश्चन को। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे ना तो मैं आपको लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। 3-3 नंबर वाले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना उसका मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा, आपको वीडियो वाइज मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आज जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो देखिए दो आभासी फल जो हैं, एक सेब है एक स्ट्रॉबेरी है, ये दोनों जो है आभासी फल हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए, तो सेब और स्ट्रॉबेरी। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो भैया। तीसरा क्वेश्चन हमारा है भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का विकास किस प्रक्रिया के बाद होता है। तो देखिए भ्रूणपोष का विकास जो है ना वो द्विनिषेचन प्रक्रिया के बाद होता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया हो जाती है ना तब भ्रूणपोष का विकास होता है आवृतबीजी पौधों में। देखो आज मैं आपको अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूं लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, पूरी बायोलॉजी में फिनिश करा दूंगा जब तक है आपके भाई शुभम, नो टेंशन। चौथा क्वेश्चन, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। मतलब अगर आपको जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए ना 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। बस इतना क्वेश्चन। देखो 4 क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर 1 के बता दिए। बेसिकली ये अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है, कोई कोई क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, तो ध्यान से समझना। चलो अब दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। दूसरा चैप्टर है मानव जनन चैप्टर।
जैसे हम लोग हैं ना, तो हम लोगों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, मनुष्य जनन करते हैं। जैसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है ना, वैसे मानव भी जनन करते हैं। जनन न करते तो संतान की उत्पत्ति कैसे होती। तो पांचवा क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ भी नहीं है, टेंशन मत लेना। देखो पांचवा क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। मतलब लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन कौन कौन से हैं। देखो, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लीडिंग कोशिकाएं होती है ना, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। देखो, जो पुरुषों में टेस्टिस पाया जाता है, वृषण, उसी में लीडिंग हार्मोन होते हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। और लीडिंग कोशिकाएं जो है ये टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हम सब में हार्मोन्स पाए जाते हैं, आपको पता होगा, पुरुषों में। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, अब ये महिलाओं की है। आवर्त चक्र क्या है। महिलाओं में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आवर्त चक्र प्रक्रिया होती है। तो आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। बताओ आवर्त चक्र क्या है और इसको कौन से हार्मोन इसका नियमन करते हैं। तो देखो, मादाओं यानी कि प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मतलब महिलाओं में जो अंडाणु निर्माण है ना, वो 28 दिन के चक्र में होता है। हर 28 दिन में महिलाओं को आवर्त चक्र प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। मतलब स्त्रियों में यह जो चक्र है, आवर्त चक्र, ये 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में ये खत्म भी हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये जो आवर्त चक्र है ना, ये अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। और जब लड़कियों में आवर्त चक्र स्टार्ट होता है ना, तो जो लड़कियां हैं वो गर्भधारण के लिए तभी से सक्षम हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। अब देखो, आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं। फर्स्ट है LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है। दूसरा है FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये आवर्त चक्र का नियमन करते हैं। हो गया। चलो 7वां क्वेश्चन, अब महिलाओं में जब वो गर्भवती होती है, उनका 9 मंथ जो है बच्चों का पूरा होता है, गर्भकाल पूरा हो जाता है ना, तो बच्चे शिशु का बाहर आने का समय होता है, गर्भ से बाहर आना या बच्चे पैदा होने का जब समय होता है ना, तो एक प्रसव की प्रक्रिया होती है। प्रसव यानी कि पार्ट्यूरेशन क्या है। प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। मतलब प्रसव क्या है और इसको प्रेरित कौन कौन से हार्मोन करते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। यानी कि गर्भकाल पूरा होने पर ना, जो पूर्ण विकसित शिशु है उसका माता के गर्भ से बाहर आना जो है, यह प्रक्रिया प्रसव कहलाता है। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं व गर्भाशय फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। मतलब इस दौरान होता क्या है, जब बच्चे पैदा होने का समय आता है ना, तो गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय थोड़ा सा फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। देखो, ये सब क्वेश्चन नीट में भी पूछे गए हैं कि प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं या कौन से हार्मोन प्रसव को प्रेरित करते हैं, पार्ट्यूरेशन को। तो ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल। 8वां क्वेश्चन देख लो, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखे। जैसे देखो, वहां पे पराग कणों को पोषण, टैपिटम जो है वो पराग कणों को पोषण प्रदान करता था। यहां पे हमारे अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु, इसको पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती हैं। तो भैया सर्टोली कोशिका हमारे अंदर पाई जाती है पुरुषों में, पुरुषों के वृषण में, जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। चलो भैया 9 नंबर क्वेश्चन देख लो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सबको पता है, मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। मतलब हमारे अंदर कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं।
चलो भैया, तीसरा चैप्टर हमारा है जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है एमनियोसिंथेसिस पर टिप्पणी लिखिए, मतलब उल्ब वेधन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है ना जो हमारे इंडिया में बैन है इस समय। होता क्या है ये देख लो ध्यान से। एमनियोसिंथेसिस देखो, उल्ब वेधन इसका इंग्लिश है एमनियोसिंथेसिस, हिंदी है उल्ब वेधन, ठीक है। तो उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सीरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। मतलब उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है जहां जिससे अंतर्गत माता के गर्भ में से उनके गर्भ में एक एमनियोटिक द्रव पाया जाता है, उसका कुछ भाग ना सीरिंज द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है सुई के द्वारा। इस द्रव में फीट्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें जो है फीट्स की कोशिकाएं होती हैं, जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। मतलब जो द्रव निकाला जाता है ना उसमें फीट्स की कोशिकाएं होती हैं, उससे जो है ना हम भ्रूण की लिंग जांच, मतलब भ्रूण जो है वो लड़का है या लड़की है ये भी पता लगा सकते हैं, और आनुवांशिक संरचना कैसी है, आनुवांशिक विकार कोई रोग तो नहीं है, वह उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। मतलब इस उल्ब वेधन की प्रक्रिया को इसलिए लागू किया गया ताकि जो शिशु है अंदर ना उसका पता लगाया जा सके कि उसमें कोई विकलांगता तो नहीं है या कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है। अगर होगा तो भैया एबॉर्शन करा लिया जाएगा, यानी कि गर्भपात करा लिया जाएगा। लेकिन आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा, कुछ लोग जो है ना इसको इस जांच को करवाकर ये पता लगा लेते हैं कि, क्योंकि भ्रूण लिंग जांच तो होता ही है तो वो पता लगा लेते हैं लड़की है या लड़का। अब कुछ लोग लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, लड़कियों का उसी में भ्रूण हत्या करवा देते हैं, ठीक है, एबॉर्शन करा के गर्भपात करा के उनको सफाया करवा देते हैं, सफाई, ठीक है। तो मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात करा दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है, अतः उल्ब वेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। भैया लड़कियां नहीं होंगी तो लड़कों को पत्नियां कहां से मिलेंगी, पत्नियां नहीं होंगी तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा, आगे पीढ़ी कैसे चलेगी, ये लोग नहीं सोचते हैं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। भैया आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि पात्रे निषेचन, और जीआईएफटी का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। 12 नंबर क्वेश्चन देख लो, आईयूडी का पूरा रूप लिखिए। आईयूडी का पूरा नाम, आईयूडी का मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी कि अंतः गर्भाशयी यंत्र। बस इतने क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 पे आ जाओ बच्चों, ध्यान से समझो। वंशागति की परिभाषा कीजिए, वंशागति को परिभाषित कीजिए। चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ये कैटेगरी में आता है। देखो वंशागति को परिभाषित कीजिए। देखो आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। मतलब जो आनुवांशिक लक्षण है ना उनको जनकों से संतान में पहुंचने को ही आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो आनुवांशिकी कहलाता है, वही हमारे जेनेटिक्स है, वही हमारी आनुवांशिकी है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लो, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? तो देखो सटन व वोवेरी ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया। ये क्वेश्चन बहुत आता है भैया, इसको पढ़ लेना। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, इसी चैप्टर में मेंडल का नियम भी है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो देखो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। उदाहरण देखो, जैसे पुष्पों का रंग उन्होंने बैगनी लिया जो कि प्रभावी कहा, तथा सफेद जो है ये अप्रभावी माना। बीज का रंग हरा प्रभावी और पीला उन्होंने अप्रभावी माना। तीसरा, पौधों की लंबाई जो है लंबा प्रभावी तथा बौना अप्रभावी उन्होंने माना। चौथा, बीज का आकार गोल प्रभावी एवं झुर्रीदार अप्रभावी। ठीक है, तो ये 4 लक्षण मैंने बताया, उन्होंने 7 लक्षण लिए थे, किन्हीं 4 लक्षणों को लिखना था, मैंने आपको बता दिया। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा।
आनुवांशिक रोग क्या है? देखो थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे एक बार में। तो चलो देखो, आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के दो उदाहरण लिखिए भैया। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? तो सिंपल है, देखो वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। मतलब ऐसे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त हो, वो आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। मतलब अपने पिता माता या अपने किसी पीढ़ी के किसी बुजुर्ग से उनको मिल जाए, वो आनुवांशिक रोग होता है। जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया, मतलब कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों रोग हैं। वर्णांधता में व्यक्ति जो है वो हरे और लाल रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है, और हीमोफीलिया में क्या है, इसको ब्लीडर रोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है जब कहीं कट जाए, या किसी को हीमोफीलिया है ना, तो अगर कहीं कट जाए या चोट लग जाए तो खून लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, क्लॉटिंग नहीं होती, तो बहुत खतरनाक ये रोग हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? देखो भैया, इसको नीचे आंसर लिख देना। देखो, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग बोलते हैं। क्योंकि अगर किसी को हीमोफीलिया है ना, तो उसको अगर कहीं चोट लग गई या कहीं कट गया ना, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, खून का थक्का नहीं जमेगा, और थक्का नहीं जमेगा भैया तो वो लगातार खून बहता रहेगा, इसीलिए इसको ब्लीडर रोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें खून का बहना नहीं रुकता। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? अरे भैया, वर्णांध व्यक्ति जो वर्णांधता से ग्रसित है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, अगर उसको रेलवे का ड्राइवर बना दिया जाएगा तो वो लाल और हरे में डिफरेंस ही नहीं कर पाएगा। देखो, चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। क्योंकि अगर उसको बना दिया गया ना, तो कोई हरी झंडी दिखाएगा तो उसको लाल दिखेगा, कोई लाल झंडी दिखाएगा हरी दिखेगा, भैया कहां से काम चलेगा। हो गया। 5वें चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं, वंशागति का आणविक आधार, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 19 नंबर, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? जीन, देखो जीन क्या होते हैं? एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब हम हैं, हमारे अंदर जो लक्षण है ना, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, उसी को जीन बोलते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार्यात्मक इकाई होती है, और जीन जो है ये गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया गुणसूत्र हमारे अंदर 46 होते हैं, और ये जीन उन्हीं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। चलो बेटा 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है? बताओ, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है? भैया डीएनए लाइगेज जो है ना, ये डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। बस हो गया। देखो, हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बता रहे हैं, बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जैव विकास चैप्टर हमारा 6 चैप्टर, मतलब जीवों का विकास कैसे हुआ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन चैप्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझो। 21 नंबर क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया? उनका पुस्तक का नाम प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। जीवन की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा? देखो, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद AI ओपैरिन ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। मतलब जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद जो है AI ओपैरिन जी ने दिया, और उनकी एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसका हिंदी ही होता है जीवन की उत्पत्ति, और ये सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। चलो भैया अगला क्वेश्चन 22 नंबर पे आ जाओ। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। अवशेषी अंग, अवशेष जो बच गए हैं भैया, अवशेष नाम से ये स्पष्ट है। तो देखो, वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, जो हमारे पूर्वज है ना, उसमें वो काम कर रहे थे, क्रियाशील थे, किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे विलुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, लेकिन उनका उपयोग हम लोगों ने नहीं किया और वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे देखो, कृमिरूप परसेसिका, अपेंडिक्स और पूछ कशेरुका आदि। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वजों में पूछ भी पाई जाती थी, ठीक है। तो भैया अब तो नहीं है, बट उसका पुच्छ कशेरुका अभी भी हमारे अंदर है, ये अवशेषी अंग है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है, पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने दिया? तो देखो, पैंजेनेसिस का सिद्धांत जो है ये डार्विन ने,
तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत हेकल ने प्रतिपादित किया। मतलब पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन जी ने और पुनरावृत्त का सिद्धांत हेकल जी ने दिया था। चलो भैया 24 नंबर क्वेश्चन, मेंडल तथा डार्विन के पूरा नाम लिखिए। मतलब मेंडल तथा डार्विन के पूरे नाम लिखिए, मतलब इनका फुल फॉर्म क्या, मतलब पूरा नाम क्या है। देखो मेंडल का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। देखो मेंडल तो हम नॉर्मली कहते हैं मेंडल का नियम, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। और डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन भैया अंग्रेजी है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। वर्तमान मनुष्य जो हम लोग हैं ना, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखो होमो सेपियंस, सेपियंस जो है ये हमारा वैज्ञानिक नाम है, इस समय साइंटिफिक नेम है। समझ में आ गया। चलो 7 नंबर चैप्टर पे आ जाते हैं। टोटल 13 चैप्टर्स हैं। 7 नंबर चैप्टर को ध्यान से समझ लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, हम मनुष्य हैं, हम स्वस्थ हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं रोग से भी ग्रसित है। तो मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर का नाम है। 26 नंबर, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। जैसे उत्तर देखो कौन कौन से रोग हैं। देखो चेचक जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, हर्पीज जिसको हल्पीज बोलते हैं, आर्थराइटिस आदि, डीएनए वायरस तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज आदि आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब चेचक हो गया, बच्चों को चेचक हो जाता है, हर्पीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया आदि जो है ये सब डीएनए वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और पोलियो, डेंगू बुखार, कर्णफेर, खसरा, रेबीज आदि ये आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। बस हो गया भैया, ये थे आपके विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम। 27 नंबर, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। भैया जब जुकाम होता है ना, नाक बहता है, जुकाम होता है, तो इसको उत्पन्न कौन करता है, कौन कौन से विषाणु इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो देखो रहीनो वायरस और कोरोना वायरस जो हैं ये मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले विषाणु होते हैं। 28 नंबर, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। हमारे शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसको हम लोग बोलते हैं। श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। मतलब जो लिम्फोसाइट्स होती है ना, श्वेत रुधिराणु, इसी को ही हम श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इसी को ही हम मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो हम मनुष्यों के अंदर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, अगर हमारे शरीर से उसको निकाल दिया जाए तो हमारे प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो थाइमस मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है, जहां इस तरह लिख दीजिएगा, आप परिपक्व, ठीक है, अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होता है। और यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाएगा। बस इतना सा रीजन है, लिख देना, काम हो जाएगा। चलो 8वें चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वां चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैसे हम मनुष्य हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। देखो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो रोगजनक होते हैं, हमारे अंदर रोगों को उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। तो इस चैप्टर में वही पढ़ना होता है। देखो 30 नंबर क्वेश्चन देख लो ध्यान से। देखो किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं। बताओ किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। तो देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ना, ये लैक्टिक अम्ल को उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देते हैं। यह दूध शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। मतलब यह जो है दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। और लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन एक केसीन होती है ना, उसको जमाकर दही में बदल देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। एलर्जी। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोकते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन देखो,
चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? मतलब चाय उद्योग में जो चाय की पत्तियों का किण्वन है ना, वो किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? तो देखो ध्यान से, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। मतलब चाय उद्योग में जो चाय की पत्तियों का किण्वन है ना, वो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणुओं द्वारा करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरका आप लोग खाएं कि नहीं खाएं? आई होप कि खाए होंगे। तो सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? मतलब सिरका का उत्पादन अगर आपको करना है तो किन जीवाणुओं का उपयोग करना होगा सिरका के उत्पादन में? देखो भैया, सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। एसिडिक होता है कि नहीं? जब आप सिरका खाएंगे थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है, ऐसा लगेगा उसमें एसिड पड़ा है, ठीक है। तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। देखो ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बोरिंग हो गया, अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने को। यही सबसे बड़ी कमी है। एक स्टूडेंट जो होता है, टॉपर स्टूडेंट ना, वो जो भी चीज पढ़ता है ना, उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है, बीच में नहीं छोड़ता है। तो ऐसा आपको भी नहीं करना है। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सब आपके हाथ में है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लो। वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? वाहित मल जिसको सीवेज बोलते हैं इंग्लिश में। देखो भैया, प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं। मतलब प्रतिदिन शहरों या नगरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, जिसका जो प्रमुख घटक है ना, वो मनुष्य का मलमूत्र है। मतलब मनुष्य का जो टॉयलेट है ना, उसका प्रमुख घटक है, वो ज्यादातर उसमें वही पाया जाता है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं। वाहित मल हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। देखो फर्स्ट क्या है, ध्यान से समझो। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। मतलब वाहित मल में जो है ना, कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो ज्यादातर रोगजनकीय होते हैं। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता। वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है और इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। तो इस प्रकार से वाहित मल जो है हमारे लिए हानिकारक होते हैं। चलो भैया 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्यान से समझो। बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ लिखिए। भैया बायोगैस जो है ना, इसके घटक गैस कौन कौन से? मतलब बायोगैस में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, ठीक है, इसके घटक कौन कौन से? तो देखो, बायोगैस एक प्रकार से गैसों जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है, इसका मिश्रण है। मतलब बायोगैस जो है ना, ये मेनली गैसों का एक मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन मुख्य रूप से होता है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। बस हो गया भैया, ठीक है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक आपने पढ़ा होगा शायद। प्रतिजैविक क्या होता है? व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो देखो ध्यान से समझो। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। मतलब हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, मेनली जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको मारने वाले जो रसायन है वो प्रतिजैविक कहलाते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया से अगर हम ग्रसित हो रहे हैं तो हमें एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है, और ये जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा ही इनका उत्पादन होता है। देखो 2 प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम निम्न है। फर्स्ट है पेनिसिलिन, जिसका उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा होता है। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका जो वो है उत्पादन स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस के द्वारा होता है। तो ये 2 प्रमुख प्रतिजैविक के नाम और उन किसके द्वारा उत्पादित हुए हैं वो बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलो भैया अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल 45 क्वेश्चन देखेंगे, अभी भी 10 क्वेश्चन है,
देखो कुछ बड़ा करना है ना तो आपको कभी सोचना नहीं चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, बट डायरेक्टली भिड़ जाओ पढ़ने, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप पढ़े रहोगे तो किसी लायक रहोगे। अगर टॉपर बन गए एक दिन, सोचो आपके माता पिता का क्या रिएक्शन होगा, वो कहेंगे यार कैसा लड़का, कैसा शेर मैंने पैदा किया है। 9 नंबर क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। 9 नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है। देखो ये जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी, देखो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइम के नाम और कार्य आपको बताने हैं। फर्स्ट है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो देखो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहते हैं, इसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। मतलब ये जो है ना डीएनए के अंदर विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने का काम करता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। देखो ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज जो है ये डीएनए के खुले सिरों को जोड़ने का काम करता है। बस भैया हो गया 2 एंजाइम। अब चलो 10 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम मिस कर नहीं सकते। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ लेंगे, टेंशन मत लेना। 37, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। भैया प्रतिबंधन एंजाइम, जैसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है ये जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है, मतलब प्रतिबंधन एंजाइम जैसे एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, बस हो गया। चलो भैया 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे हैं। 11 नंबर जीव और समष्टियां, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। 38 नंबर देखो, आर्किड पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करोगे। आर्किड पौधा जो है वो आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। अब आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे, आखिर इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखो होता क्या है, आप लोग अगर आम के पेड़ को देखे होंगे ना तो उसके पास जाएंगे तो देखो उस पे एक पौधा उगता है, आर्किड पौधा उसको बोलते हैं। दोनों में संबंध क्या होता है, आखिर कैसे उसको पोषण मिलता है, कैसे वो हरा भरा रहता है। देखो आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं, दोनों में सहभोजिता पाया जाता है। देखो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें सहभोजिता, परजीविता, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टिप्पणी लिखने को भी दिया जाता है। ये एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है ना हानि। मतलब सहभोजिता एक ऐसी क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया ना, जिसमें एक जाति को तो लाभ होगा लेकिन दूसरे जाति को न लाभ होगा ना हानि। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को तो लाभ होता है जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता और कोई हानि भी नहीं होता। मतलब आर्किड पौधा और आम के पेड़ की शाखा के बीच सहभोजिता होता है। सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होगा, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि। तो जो आर्किड पौधा होता है ना उसको तो लाभ मिलता है, मतलब वो पोषण उसको आम के पेड़ से मिलता है भाई, तभी तो वो हरा भरा रहता है। लेकिन जो आम का पेड़ है ना उसको ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये दोनों में रिलेशन होता है। चलो 12 नंबर चैप्टर पारितंत्र पे आते हैं। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी देख लेते हैं। देखो ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो देखो ऊर्जा का पिरामिड, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। मतलब इसकी जो मुख्य विशेषता है ना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है। समझ में आ गया। 39 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। देखो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी ये अत लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, अत लघु उत्तरीय में इतना पढ़ लोगे नंबर कंप्लीट है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्वेश्चन बहुत खास है,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। देखो, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों के कार्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। मतलब होता क्या है, एक सहजीवी जीवाणु है राइजोबियम, ये दाल वाले पौधों की जड़ों, जो दाल वाली पौधे होते हैं, जैसे दाल आपने देखा या अरहर का दाल और भी दाल ना, तो इसके जो पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों के कॉर्टेक्स में, देखो उनके पौधों की जड़ों में कॉर्टेक्स पाया जाता है, तो उस कॉर्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण ये करता है। लेग हीमोग्लोबिन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब लेग हीमोग्लोबिन जो है ना, ये कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। देखो ये टिप्पणी बहुत ज्यादा आता है, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। स्पेशल चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। 45 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो 45 के 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ स्पेशलिटी होगी, तभी मैं आपको उसको बता रहा हूं, ठीक है। आगे मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। तो सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों में कॉर्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनस एंजाइम का संश्लेषण करता है। लेग हीमोग्लोबिन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। मतलब जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तब कौन सी गैस मुक्त होती है। भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। चलो भैया, लास्ट चैप्टर 13 नंबर चैप्टर हमारा है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी, तो इसको पढ़िए। देखो 42 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, ये क्वेश्चन मैंने यूपी पुलिस के पेपर में भी शायद देखा था। देखो जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से, मतलब जो जैव विविधता है एवं पर्यावरण का संरक्षण है, उसके उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ठीक है, ये जो है 5 जून को मनाया जाता है, ये डेट याद रखना भैया। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। विलुप्त प्रजातियां क्या है। विलुप्त का मतलब वही भैया जो विलुप्त हो चुकी हूं। देखो जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। मतलब जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व जो है वर्तमान में पृथ्वी से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, वो विलुप्त प्रजातियां होती हैं। उदाहरण देख लो, मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो, ये पहले पाया जाता था लेकिन अब ये विलुप्त हो चुका है, तो ये विलुप्त प्रजाति होगा। जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी, समझ में आ रहा है। तो ये विलुप्त प्रजातियां होती हैं जिनका अस्तित्व वर्तमान से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो देखो ध्यान से राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है ना जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और हेले राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इसका जो वर्तमान नाम है, प्रेजेंट जो नेम है, वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो 44 का क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो चुका है बेटा। लास्ट वाले क्वेश्चन पर अपने हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, इसको पढ़ लेना। मतलब क्या है, देखो उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। उत्तरी भारत में, जैसे हम उत्तर प्रदेश है हमारा, वैसे उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो चलो भैया जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है भैया, हमारे यूपी में है। दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। तीसरा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है।
जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पहले नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान था। और चौथा दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है। तो ये भारत के उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम है। बस हो गया। देखो 45 नंबर क्वेश्चन था और फाइनली हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होता है। देखो भैया क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादातर हैं, कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। भैया ऐसे ही क्लासेस आप लोग चाहते हो तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बताओ जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।